कई बार इस b की वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये जो माइनस का सिंबल है, ये जो माइनस आपको दिख रहा है बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब जीरोस आर गिवन। अच्छा कभी सोचा ये क्यों करते हैं भैया, फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसके बीच में ये प्लस दिख रहा है ना तुमको, बस कुल मिला के ये गायब करके दो मतलब इस पूरे टर्म को किन्हीं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई के तौर पे दिखा देना है। असल में तुमने कॉमन पता है √3 नहीं, तुमने कॉमन -√3 लिया है। पीछे भी जब तुमने कॉमन लिया था, पीछे भी जब तुम यहाँ कॉमन लेते हो तो तुम यहाँ पूरा +2 कॉमन लेते हो। अगर मुझे रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a प्रूव करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा आप सोचिए। उसके लिए मेरे पास अल्फा भी होना चाहिए, मेरे पास बीटा भी होना चाहिए, मेरे पास b भी होना चाहिए, मेरे पास a भी होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू स्टूडेंट्स डेस्क। तो बेटा कल हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वो था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। जीरोज एंड कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, कॉफिशिएंट क्या होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आप चाहें तो एक बार फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर हम किसी हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, कैसे लिखें बच्चे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, हम लिख देते हैं 9x² + 6x - 3। यहाँ नीचे आइए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म है अब तो ax² + bx + c। क्या समझना है बेटा? c। अब ध्यान दीजिएगा, हम देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अगर अभी हम देखें तो नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 9x² + 6x तो ठीक है, लेकिन यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है माइनस और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में देता है प्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे और इसका माइनस ना बदले इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर -3 लिख देंगे। अब आप मैच कर लीजिए, a = हो गया 9, a = कितना है बेटा? a = है 9, b = है 6 और c = आपका आ रहा है -3। ये हैं कॉफिशिएंट्स, यही हैं कॉफिशिएंट्स। फिर से देख लीजिए, थोड़ा और किनारे कर दे रहा हूँ, ये है बेटा कॉफिशिएंट। ठीक है, आपको इतना समझने की ज़रूरत है। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। जीरोज हमने क्या माना है? अल्फा एंड बीटा। अब रिलेशनशिप क्या है? तो बेटा ये जो दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। और इसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इतनी कोई दिक्कत है इतने में? नहीं। सम ऑफ जीरोज -b/a, आपकी बुक में लिखा है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है। आप देख लीजिए ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या आता है? ax² + bx + c। ये देखिए कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है। कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a है। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इतने में, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? वो बराबर है अल्फा प्लस बीटा = माइनस coefficient of x which is what? Which is b, and coefficient of x² which is what? Which is a। खत्म, बस वही बना दिया हमने -b/a। हाँ, ऐसा समझने की ज़रूरत है, कई बार इस b की वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये जो माइनस का सिंबल है, ये जो माइनस आपको दिख रहा है बच्चा, ये माइनस इस फॉर्मूले का माइनस है। आपको ये समझने की ज़रूरत है। और जो b की वैल्यू है, जो b की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो निगेटिव भी हो सकती है। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं, फिर से समझना है कि हो सकता है कि एक इक्वेशन ऐसी लिखी हो। ध्यान दीजिए, मैं समझाने जा रहा हूँ गौर से। मान लीजिए आपकी एक इक्वेशन लिखी हो 9x², समझिएगा, आपकी एक इक्वेशन लिखी हो 9x² - 6x -3। अब अगर गौर से देखेंगे तो देखिएगा, ये जो यहाँ पे b की वैल्यू है ये पूरा -6 है। क्यों? क्योंकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखूंगा इसको, फिर से समझिएगा ज़रा, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा बच्चे, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा? बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
प्लीज़ बोर मत होइएगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेटा अगर हम इसमें लें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा बेटा, 9x स्क्वायर प्लस माइनस का 6x प्लस माइनस का 3। ठीक है, अब आप देख लीजिए, a आपका है 9, b है बेटा -6, क्या आया b -6, और c कितना आया -3। तो मैं आपको इसी के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में कि ये b बेटा खुद भी माइनस हो सकता है। तो मैं जब यहाँ लगाऊंगा तो ये वाला माइनस b का माइनस नहीं है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है। इस b की जगह यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो -b, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 6। क्यों? क्योंकि b का अपना भी सिंबल निगेटिव है। अब बात समझ में थोड़ी सी मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं, है ना। तो क्या था, तो हमने ये जान लिया कोएफिशिएंट ऑफ x, सम ऑफ जीरोस जान लिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जान लिया हमने, है ना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे बच्चा कि हमारे काम का और क्या है। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वही है कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरे अभी आप निश्चिंत रहिए, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली है ना जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। मतलब सोच तो लेंगे लेकिन बहुत रिसर्च की है मैंने, उसके बाद बता रहा हूँ। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बावजूद रिसर्च की है मैंने, ये नहीं कि बस बैठ करके जो है एकदम ये डिसाइड कर लिया कि जो आता है वही पढ़ा देंगे। नहीं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब जीरोज आर गिवन, समझिएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब जीरोज गिवन है। अब देखिएगा, इसमें दो तरीके से जीरोज गिवन हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है बच्चा, एक ऐसा हो सकता है कि आपको अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर 6 अलग से दिया हो सकता है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू 6 आपको अलग से दे दिया हो। अब आप क्या करेंगे, आप अल्फ़ा की जगह पे बेटा क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, और बीटा की जगह पे आप बेटा क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। यहाँ पर भी आप अल्फ़ा की जगह 4 रख देंगे और बीटा की जगह बेटा आप 6 रख देंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह 4 प्लस 6 ब्रैकेट में x प्लस 4 into 6. Now if we solve this equation we will find x square minus 10x plus 24. So now you can see कि यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन निकला। अच्छा, इन केस अल्फ़ा और बीटा अलग अलग नहीं दिया होता तब क्या होता, तो उसे भी समझ लेते हैं, है ना बच्चा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि बहुत कम ही कमेंट आते हैं। देखिए बेटा, मैं पढ़ाता रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मुझे करना ही था हमेशा से। लेकिन आप लोग जब कमेंट करते हो ना, आप लोग जब उसको जो है वहाँ पर कोई अप्रिशिएशन दिखाते हो, तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो वर्थ इट है ना। सो चलते हैं। तो अगर मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी आपको अब की बार पूरा का पूरा सम ही दे। बेटा समझना, पिछले क्वेश्चन में अल्फ़ा अलग दिया था, बीटा अलग दिया था, इस बार पूरा का पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज ही दे दिया है उसने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चीज़ क्या दी है कि अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको दे ही दिया है उसने। मान लीजिए वो 4 दे दिया, ध्यान दीजिएगा, उसमें अल्फ़ा 6 था, बीटा 4 था, अलग अलग था, पीछे जा के आप देख सकते हैं, पर यहाँ पे पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा ही 6 दे दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा 4 दे दिया है। अब बस अब क्या होगा सोल्यूशन, चलिए देखिए। तो भाई इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पूरा लग जाएगा, कितना लग जाएगा पूरा बेटा, 6x प्लस अल्फ़ा इंटू की जगह पूरा लग जाएगा बेटा, क्या लग जाएगा जरा बताएंगे आप, लग जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक अल्फ़ा बीटा अलग दिया रहेगा और एक जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहेगा। तो चाहे तो आप यहाँ पे टाइप लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे आपको बेटा दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक होगा अल्फ़ा इक्वल्स टू दिया रहेगा ए, मान लीजिए अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, और बीटा इक्वल्स टू 6 दिया रहेगा। और एक टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा पूरा इक्वल्स टू 4 दिया रहेगा, और अल्फ़ा 4 या 6 माना मैंने, तो 6 दिया रहेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा 4 दिया रहेगा। ठीक है, आई थिंक मैंने इतना क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ समझने वाले हैं कि ज़ीरोज़ कैसे फाइंड किए जाते हैं। जैसे अब अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, फाइंडिंग ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। फाइंडिंग ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। तो दो मेथड हैं, वैसे मेथड बहुत सारे हैं, सुन लीजिए। देयर आर सो मैनी मेथड्स। अब देखिए, अब आपका लोगो बदल गया बेटा, अब देख लीजिए, देयर इज़ अ चेंज इन लोगो, स्टूडेंट्स डेस्क। और बेटा जो आपका ये एस्पिरेंट्स डेस्क है ना, ये बदल गया है, ये अब ये हो गया है प्रशांत तिवारी। आप दोनों में से कुछ भी डालोगे, सर्च करोगे, वही चैनल आएगा। एस्पिरेंट्स डेस्क के लिए मैं दूसरा चैनल बनाऊंगा, ठीक है। अभी इसमें जो रहेगा वो पॉलिटिकल, जो भी आपकी नई न्यूज़ होंगी या कोई टफ टॉपिक है जिसे कि इजी करके समझाना है, तो मैं उसे इजी तरीके से एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अभी मैंने ये शुरू किया क्योंकि इसमें एफर्ट कम लगता है, लेकिन इन सब में बहुत एफर्ट लगता है। सो there are two methods for solving, for finding zeros of a polynomial px। तो अब हम बात करते हैं कितने तरीके हैं ज़ीरोज़ फाइंड करने के। तो एक तो बेटा हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं पता है, फैक्टराइजेशन कर दो, फैक्टराइजेशन। अरे बेटा, फैक्टराइजेशन में देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स इनसाइड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के खुद के भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। कौन कौन से? पहला हो गया भैया टेकिंग कॉमन, अभी आगे बताता हूँ, अभी जस्ट ये आपकी बुक में इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच के टर्म को स्प्लिट किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। मैक्स यूज़ का मतलब मैक्सिमम यूज़ में आएगा। अब बेटा यूजिंग आइडेंटिटीज़, ये कभी कभी यूज़ होगा, पर यही आपकी बुक में टोटली यूज़ होने वाला है। ठीक है बच्चे, ठीक है, जोर से बोलो हाँ, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आगे कहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन। वैसे जनरली सीबीएसई बोर्ड में मैंने देखा नहीं है। आईसीएसई मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि आईसीएसई बोर्ड को भी पढ़ाता हूँ, तो आई थिंक ये आईसीएसई बोर्ड का सेक्शन है, आपको ये मिलेगा बाद में, पर अभी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे समझाई, जो चीज़ मैंने यहाँ आपको समझाई उसी को मैं अगली स्लाइड में समझा रहा हूँ। टेकिंग कॉमन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, पहला टेकिंग कॉमन। तो उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि उसके सभी स्टेप्स में आपको कॉमन मिल रहा होगा। सुन लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर फैक्टराइजेशन मेथड लग रहा है तो उसमें आपको कॉमन मिल रहा होगा पूरे से। तो यहाँ देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो हमेशा कॉमन लेते समय दो चीज़ें ध्यान देते हैं बच्चे। कौन सी दो चीज़ें ध्यान देते हैं? तो पहला है, हम ध्यान देते हैं नंबर। क्या दोनों तरफ कोई नंबर कॉमन है? तो हाँ है ना, ये 5 ये भी है और 5 इधर भी आ जाएगा क्योंकि डिविजिबल है 5 से। तो आइए, हमने 5 कॉमन ले लिया बच्चा। क्या ले लिया? 5 कॉमन। और क्या कॉमन है? तो यहाँ देखिए 2x है, यहाँ 1x है, 2x है यहाँ पे, और यहाँ पे 1x है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 2x है और यहाँ 1x है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और जब हमने 5 और पूरा x भी साथ में कॉमन ले लिया, तो आप बताइए यहाँ 5 से 5 ये चला गया, 2x में से 1x चला गया, तो एक अकेला x बचा ना ब्रैकेट में। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में एक अकेला x बचा कि नहीं? हाँ। प्लस अब ये 5 से 10 में डिवीज़न हो जाता है। कॉमन लेने का मतलब यही तो होता है, आप लोगों को पता है ना कि भाई कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि डिवीज़न हो जाता है। इरेजर, हाँ जी। तो अच्छा चलिए देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। 5x जब आपने कॉमन लिया तो कॉमन लेने का भी मेथड बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या होता है बेटा, जब आप कॉमन लेते हो ना, तो उस टर्म में जो भी टर्म लिखा हुआ है उसमें आपके लिए हुए कॉमन से डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? डिवाइड हो जाता है। कैसे? ध्यान देना,
मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ 5x से डिवाइड कर दूंगा इस स्टेप में, प्लस 10x डिवाइडेड बाई फिर यहाँ आ जाएगा 5x। ध्यान दीजिएगा, अब 5 से 5 कट गया, x से x कट गया, 5 से 10 2 टाइम्स में कट गया, x से x कट गया। तो अब अगर हम गौर से देखें और ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टराइज क्यों हो गया अभी मैं आपको वो बताने वाला हूँ। 5x ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये बीच में क्या था, प्लस था, ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं थे। लेकिन यहाँ पे ज़रा देखो, ये बीच में क्या है भाई, देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और इन दोनों टर्म्स के बीच में आपको मिलेगा एक डॉट जिसे हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं। तो यानी अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये बन जाएगा 5x इंटू एक्स प्लस 2। और यही तो फैक्टराइज कर तो दिया भैया, क्या कर दिया हमने, इसको हमने फैक्टराइज कर तो दिया, यही है। यानी अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 5x स्क्वायर प्लस 10x, और बन क्या गया, वो बन गया 5x इंटू, क्या बन गया बेटा, 5x इंटू x प्लस 2। ये है फैक्टराइजेशन बाई टेकिंग कॉमन लेकर के फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ठीक है, टेकिंग कॉमन। अब मैंने देखिए एक ही पेज में लिखने का मतलब ये था कि आपको तीनों स्टेप्स को समझ में आ जाए। अब ये है स्प्लिटिंग टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आइए इसको भी समझते हैं। तो देखिए इसका तरीका होता है, सबसे पहले क्या चीज़ें चेक करनी, सबसे पहले तो भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। गलती से भी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, x की घटती हुई क्रम में, x के पावर की घटती हुई क्रम में। कैसे, देखिए पावर 2 है, यहाँ पावर 1 हो गया, ये पावर 2 पावर 1 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बताइए, है कि नहीं भाई। हाँ तो है ना, है भाई, देखिए 2 है 1 है, तो ये तो है भाई पावर की घटती हुई क्रम में। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करिए, सबसे पहले चेक करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टेप्स हैं, ध्यान दे लो, लिख लो। हाँ, उसके बाद कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, याद करो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कांस्टेंट को सी से दिखाते हैं, सी से, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे दिखाते हैं, ए से। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा, यानी देखिए इसका इससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्या रिजल्ट आया बेटा, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 6 आ गया। 6 को फिर हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो 6 को हम क्या करेंगे बच्चे, फैक्टराइज करेंगे। अच्छा आप सभी लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं, मैं वो भी समझाने जा रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रखा है ताकि थोड़ा सा वो स्टेप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बताता हूँ, आगे जितने भी सवाल होंगे सभी में हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ, बाद में फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको बता ही दूंगा, पर अभी के लिए आपको ये समझना है कि मैंने इसको इसलिए लिख रखा है। तो देखिएगा ताकि आप इसके प्रोसेस को समझ सकें। देखिए हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है ए का मल्टीप्लाई कराया कांस्टेंट यानी 6 से, ठीक है। अच्छा जब हमने ये मल्टीप्लाई करा दिया बच्चा, तो कितना आया हमारे पास, 6 आया। अब हम 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकाले हमने, अब कैसे निकालते हैं, तो 6 के फैक्टर भाई आप एलसीएम से निकाल सकते हो, और क्या 6 ले लो, ये बस वही इसी चीज़ के लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या फैक्टर है, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, है ना। अब 3 इंटू 2 को ऐसे अरेंज करना है कि या तो ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर। ध्यान दीजिएगा, जो भी फैक्टर्स आते हैं, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के जो नंबर आया हमारे पास, जो भी नंबर आया हमारे पास, उसके जो भी फैक्टर आएंगे, उसके जो भी फैक्टर आएंगे, उन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर
उन फैक्टर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर हम ये देखते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड नंबर क्या 5 जो हमें निकालना है वो आ रहा है कि नहीं। और कैसे पता चला ये क्यों निकालना है, तो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का कराइए मल्टीप्लाई, ठीक, कराया, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आए उसको करिए फैक्टराइज, और फैक्टराइज करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो हमने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा प्रोसेस कितना बढ़िया है, c इंटू ए यानी कांस्टेंट और कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कराया, जो भी प्रोडक्ट आया उसको क्या किया, उसको किया इसको नोट कर लीजिए, कई बार लोग प्रोसेस भूल जाते हैं, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद इसको या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, ताकि इन दोनों ही प्रोसेस में से किसी भी से हम क्या निकाल सकें, हम निकाल सकें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या निकाल सके बेटा, ताकि हम इन दोनों में से किसी भी प्रोसेस से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स निकाल सकें। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको समझाया समझ में आ गया, तो वही काम हमने 6 लिया, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके आइडिया सब्ट्रैक्ट करके 5 लाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, तो हमें पता चल गया हमारे काम का कौन सा है, हमारे काम का ये वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो इसी को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहते हैं, ये देखो ये है मिडिल टर्म, ये है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट कर दिया 3 + 2 में, और क्यों स्प्लिट किया वो आप समझ गए, और कैसे किया वो भी मैंने समझा दिया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। 3 + 2 x प्लस का 6, ठीक है। अच्छा, कभी सोचा ये क्यों करते हैं भैया, फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसके बीच में ये प्लस दिख रहा है ना तुमको, बस कुल मिला के ये गायब करके मतलब इस पूरे टर्म को किन्हीं 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई के तौर पे दिखा देना है, किन्हीं 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई के तौर पे दिखा देना है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। अब आप बेटा यहाँ पे और यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों जगहों पे आपने किया क्या, कॉमन लिया। अब कॉमन लेना पीछे बता चुका हूँ, x प्लस, अभी देखिए शुरुआत में चीज़ें थोड़ा स्लो चल रही हैं, क्योंकि मैं भी ये सोच के चल रहा हूँ ना, मैं शुरुआत में पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ, बट निश्चिंत रहिए, एक टाइम के बाद हम फास्ट हो जाएंगे। चलिए x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया, x प्लस 3, भाई यहाँ 2x थे, एक चला गया तो एक बचा, ठीक, और यहाँ 3x में x एक ही था तो x ही चला गया तो 3 बचा केवल, ठीक है। प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस का 3 ही बचेगा। अब तुम्हें नहीं लग रहा है ये 2 फिर से स्टेप बन गए, गौर से देखो स्टेप या टर्म्स कैसे काउंट होते हैं, स्टेप या टर्म्स काउंट होते हैं बीच के सिंबल से। कैसे काउंट होते हैं बेटा, बीच के सिंबल से, समझ में आई बात। तो बीच में क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है ना, तो डेफिनेटली ये 2 टर्म्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये 2 टर्म्स में से भी देख लेंगे कुछ कॉमन है क्या कॉमन है दोनों टर्म्स में। तो गौर से देखो, यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो दोनों में क्या कॉमन है, x + 3 कॉमन है, ले लो भैया x + 3 कॉमन, x + 3 कॉमन लिया तो अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, इस पूरे से x + 3 चला गया तो क्या बचेगा, अकेला x बचा, और प्लस का इस पूरे में से क्या गया, x + 3 चला गया तो क्या बचा, केवल 2 बचा, तो प्लस का 2। अब तुम गौर से देखो, मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई में होना चाहिए, देखो बीच में मल्टीप्लाई है, गौर से देखो बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये पूरी इक्वेशन जो थी, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को देखूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, हाथ छोटा कर दूँ, हाँ, तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी इक्वेशन हमारी थी जिसके बीच में प्लस दिख रहे थे आपको, प्लस या माइनस कुछ भी दिख रहा था, ये देखिए 2 ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिख दिया जिनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको फाइनली समराइज़ करूं, कि जो हमारा x² प्लस 5x प्लस 6 था, उसको जब हम फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये बन जाता है x + 3
इंटू एक्स प्लस 2। देख लो आ गया बीच में मल्टीप्लाई कि नहीं, देखो आया कि नहीं आया मल्टीप्लाई, देख लो आ गया मल्टीप्लाई बीच में, है ना, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हम बात करेंगे कि आइडेंटिटीज़ की मदद से कैसे सॉल्व होता है। भाई बहुत सारे सवाल होते हैं ना जो आइडेंटिटी, हमने तीसरा तरीका क्या बताया है, यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो आइए आइडेंटिटीज़ की तरीके से कैसे सॉल्व होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर सब कुछ करने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये जो यहाँ पे बीच में प्लस माइनस दिख रहा है ना, बार बार आपको ये जो प्लस माइनस दिख रहा है ना, ये हट के बीच में मल्टीप्लाई आ जाए, ताकि भाई दो नंबर्स को हम फैक्टर्स में लिख दें। फॉर एग्जांपल 4 + 6 है, 4 + 6 दिया हुआ है, कितना होता है 10 होता है। अब वो कह रहे हैं इसको फैक्टराइज कर दो, तो 10 आया, 10 को दो फैक्टर्स में डिवाइड कर दो तुम, 2,5 भी तो मतलब कुल मिलाकर बीच का जो सिंबल प्लस था वो रिप्लेस हो गया मल्टीप्लाई से। बस इतना, यही कहना चाह रहा है, समझ में आई बात, प्लस माइनस करके, ठीक है। अब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग तरीके से दिखता है पर बात वही है वो, ठीक है। चलिए अब यहाँ आइडेंटिटीज़, तो आइडेंटिटीज़ यूज़ करने के लिए हमको समझना पड़ेगा। देखो हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, फिलहाल के लिए अभी जो लग रही है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो बेटा इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये माइनस का 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अभी बीच में सिंबल चल रहा है प्लस माइनस का, फैक्टराइज का मतलब बीच में मल्टीप्लाई लाओ, बीच में मल्टीप्लाई लाओ, अब पानी मत लाओ जी, हाँ जी। तो हमने क्या किया, 2x लिया, क्या किया हमने 2x लिया कॉमन, सॉरी माफ़ कीजिएगा बेटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, कॉमन क्यों लेंगे, ये है a स्क्वायर, ये है माइनस का b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी कोई मुझे बता सकता है। एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b, ये है कि नहीं आइडेंटिटी, यही तो यूज़ करने की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा 2x + 4 और 2x - 4, क्योंकि a ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये है। तो अब आप अगर पूरी तरह से इसको समराइज करके देखेंगे पूरी PDF को, तो आप ये समझ पाएंगे कि सर जी ने 3 तरीके बताए, और तीनों तरीकों पे सबसे पहले बात थी फैक्टराइज करना है, यानी बीच में जो भी प्लस माइनस दिख रहा है उसको हटा के हमें क्या लाना है, उसको हटा के हमें कैसे भी करके मल्टीप्लाई लाना है। क्या लाना बेटा, मल्टीप्लाई लाना है। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ जी। तो उसको हटा के हम मल्टीप्लाई ले आए। देखिए यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस था, बीच में मल्टीप्लाई आ गया, देखिए। और यहाँ पे माइनस था, बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, ये देखिए। आया कि नहीं आया। अगर मैं इसको भी समराइज़ करके लिख दूँ फाइनली, तो वो यही तो लिख जाएगा, क्या 4 ओह नो, क्या लिखेगा वो 4, कई बार बेटा 4x स्क्वायर - 16 इक्वल्स टू क्या लिख जाएगा 2x + 4 इंटू 2x - 4। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हर जगह हमने प्लस माइनस को हटा करके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, हाँ इसमें चलते हैं। अब बेटा मैंने कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मैंने सिखा दिया है कैसे करना है। कुछ सवालों के प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको दिया हुआ है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक लास्ट बार है जब हम समझ रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन समझेंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन आप करोगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या है, फिर से हम वही करते हैं, कॉफिशिएंट का जो कॉफिशिएंट है, पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, पावर 2 है, पावर 1 है, हाँ तो ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और इसकी पावर 0 है कि नहीं, हाँ है ना, बताया तो था, पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ x की पावर क्या होती है, 0 होती है ना।
तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, तो चलिए इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, 8 × 1, 8 आया। अब 8 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो, 2 4 2 2 और 2 1। हमारे पास 8 के कितने फैक्टर आ गए, 2 × 2 × 2। अब इनको आपस में ऐसे अरेंज करो, ऐसे अरेंज करो कि 2 आ जाए। तो देखो एक तो तरीका ये है कि भाई आप क्या करोगे, देखो इसको पहले, इसको एक बार इसको ले लो, बाकी को एक साथ ले लो, तो क्या होगा ध्यान देना। मैं अगर इन दोनों को एक साथ ले लूँ, 4 × 2 करूँ तो 8 आता है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, लेकिन अगर मैं 4 - 2 करूँ तो मेरा 2 आ जाता है। तो यानी ये 2 फैक्टर हैं। 8 के कौन से 2 फैक्टर हैं, तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए और एक और तरीका बताने के लिए कि हम 8 के फैक्टर और कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम ये करेंगे कि हम 8 के फैक्टर निकालेंगे, शुरुआत से निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर हम देखें तो एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भैया 1 × 8 भी 8 होता है, पर अगर मैं 8 को प्लस करूं यानी 1 + 8 करूं तो 9 आता है, और 8 - देखिए 1 - 8 नहीं होता, 8 - 1 करूं तो 7 आता है, तो ये काम नहीं बन रहा है। अच्छा दूसरा क्या होता है, 2 × 4 होता है, 2 × 4 भी 8 होता है, और अगर मैं इसमें 4 + 2 करूं तो 6 आता है। क्या मेरे काम की चीज़ आ रही, क्या नहीं, लेकिन अगर मैं 4 - 2 करूं तो मेरे काम की चीज़ आ जाती है। तो एक तरीका ये हो गया। फिर 2 × 4 के अलावा 3 से तो कटता ही नहीं है। हाँ तो ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि सर इससे बड़ा नंबर होता तो क्या करते हैं, उसमें भी चलेंगे, जब हम आएंगे तो उसमें भी जाएंगे। क्या होता है बेटा, मैं ज़्यादा ही डेप्थ में बताने के चक्कर में आप लोगों को के हर टॉपिक को थोड़ा लंबा कर देता हूँ, तो इस वजह से आपको दिक्कत हो जाती है। मुझे ये भी सोचना पड़ता है ना कि बहुत लंबा ना खींचे। चलिए तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया, मल्टीप्लाई करके 8 आया। 8 के हमने फैक्टर किए 4 × 2 है ना, इसको करने पे 8 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 4 - 2 कर दूं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए कितनी स्पीड से होता है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया फिर स्पीड बढ़ जाती है। समय इसीलिए लग रहा है पहले क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है ना, फिर तो धड़ाधड़ दिमाग चलता है। चलिए ये काम हो गया। तो जब ये काम हमारा हो गया तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको साइड में करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे काम की चीज़ क्या है, ये वाले स्टेप्स, ये जो दिख रहा है ना, ये 4 - 2, दिस इज द कॉम, दिस इज समथिंग विच विल वर्क फॉर अस। ओके, x² माइनस व्हाट विल वी डू हियर, हमने 2 को स्प्लिट कर दिया 4 - 2 में, इसी को बोल रहे हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, -8। अब हमने क्या लिखा, x² माइनस 4x। अब देखिए ये माइनस अंदर जाएगा, इसके पास माइनस कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा इसके पास, और जब ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस हुआ है तो इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 2x - 8। यहाँ पे हमने 2 का फिर वही काम करना है जो हम पहले करते आए हैं। क्या 2 का स्टेप बनाया हमने, x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बन गया, x - 4 प्लस 2 कॉमन लिया, x - 4 बन गया। फिर से बेटा फिर 2 का स्टेप ले लो आप, क्या हो जाएगा, x - 4 कॉमन ले लीजिए फिर से, और कॉमन लेना पीछे बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा। तो x - 4 जब आपने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x, क्योंकि देखिए ये x - 4 यहाँ चला आया, ये चला आया, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x, ठीक है, और प्लस का क्या बचेगा यहाँ पे 2, क्यों, क्योंकि x - 4 यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये रहा आपके फैक्टर्स, ये रहे आपके फैक्टर्स। एक ये सवाल हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए स्पीड फिर बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर सर जी एक चीज़ आ गई कि सर ये √3 बड़ी परेशानी क्रिएट करता है। तो समझिए √3 वो लिख देते हैं सिर्फ आपको डराने के लिए, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है √3। ये शायद आप समझ नहीं रहे हैं इस बात को, क्योंकि √3 को जब आप सॉल्व करोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाता है बहुत आराम से। ये जितने भी √3 या रूट में जो भी नंबर्स आएंगे वो इस हिसाब से क्वेश्चन लिख के दिया जाता है कि उसके फैक्टर्स हो सकें, ठीक है।
और जब फैक्टर्स नहीं हो पाते हैं तब फिर हम लोग फैक्टर फार्मूले की बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जिसे हम श्री धाराचार्य का रूल भी कहते हैं, तो अभी वहाँ नहीं जाना है, फ़िलहाल के लिए अभी यहीं रहना है। तो चलिए फिर वही काम अपना, हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे कांस्टेंट का। ये है कांस्टेंट C और ये है कॉफिशिएंट A। बताया था ना मैंने, कराओ खटाक से मल्टीप्लाई। चलिए भाई क्या हो जाएगा, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊँ बेटा, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊँ 2√3 इंटू √3, अब कई सारे बच्चों को ये दिक्कत हो रही होगी कि सर जी इसका मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे। तो सुनिए, अगर देखें तो यहाँ पे पॉइंट होता है, यानी ये लिखा है 2 इंटू √3 इंटू √3, और 2√3 आपस में जब मिल जाते हैं, 2√3 जब आपस में मिल जाते हैं तो बन जाते हैं 3। कोई भी 2 रूट के नंबर से √2 इंटू √2 है तो वो 2 बन जाएगा, √6 इंटू √6 है तो वो 6 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर वो बहुत छोटी क्लास का है। बता दूँ क्या यार, तुम लोग कहोगे सर जी बहुत लंबा खींचते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को बस बता देने दो, नहीं तो छोटे बच्चे के लिए परेशानी हो जाएगी कोई भी अगर होगा। तो देखो हुआ क्या यहाँ पे स्टेप में, ये हुआ √3 का वन सेकेंड बेटा, ये √3 का हो गया होल स्क्वायर, और √3 को असल में हम लिखते हैं 3 की पावर 1/2। क्या लिखते हैं, 3 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, इसलिए बेटा ये 2 इंटू 3 बच के आया, क्योंकि 3 की पावर 1 बचा ना, ये है। तो 2 इंटू 3 मतलब कितना आ गया, 6। बस यही समझाना चाह रहा हूँ। तो √3 इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ इसको। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2√3 इंटू √3 का अल्टीमेट आंसर कितना आया, 6। कितना आया बेटा, 6 आया है। चलिए तो एक बार मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए, और फिर उसके फैक्टर्स करने हैं हमको, क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो चलिए, तो क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ हुआ क्या, नहीं ना। तो चलिए, तो 2 इंटू 3 बन जाएगा और ये बराबर में 6 बन जाएगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर करो कि क्या है बेटा, 5। तो अगर गौर से देखें, चलिए ध्यान दीजिएगा, फैक्टर्स करते हैं। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए, पर मैं थोड़ा सा जो तरीका बता रहा हूँ वो भी आप लगा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिए, पहला फैक्टर हो गया 1 से। देखिए भाई 1 से करिए, 1 की टेबल को पढ़िए, कितनी बार में 6 आएगा, 6 टाइम्स में। तो 1 इंटू 6। अब 1 और 6 को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो अगर मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं बेटा, अगर, अरे भाई अगर मैं ऐड कर दूं 6 + 1 तो क्या आ रहा है, 8। मेरे को ये चाहिए, सॉरी 7। क्या ही बताऊं, दिमाग में पढ़ाते समय भी बहुत सारी चीज़ चलती रहती है ना बेटा। और यहाँ पर फिर अगला क्या है, 6 - 1 कर दूं तो 5 आएगा। पर मेरे को क्या ये चाहिए, क्या मुझे ये चाहिए, नहीं भाई मेरे को ये नहीं चाहिए। तो फिर मुझे क्या चाहिए भैया, तो ये वाला काम नहीं करेगा मेरे लिए। अच्छा दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है कि मैं 2 से शुरू करूं। तो 2 को पढ़ो कितनी बार में 6 आता है, 2 इंटू 3, 3 टाइम्स में 6 आता है। तो कोई बात नहीं, अब इसको देख लो भैया प्लस माइनस करके, 2 + 3 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 2 - 3 नहीं होता है जी, हाँ 3 - 2 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आ गया 1 जो कि हमारे काम का नहीं है, समझे कि नहीं। तो हम कौन सा वाला लेके चलेंगे, 2 + 2 इंटू 3 वाला, मतलब हम इसमें से हमारे ज़रूरत का ये है 2 + 3। इसी को लेकर के हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो जो हमारे काम की चीज़ है वो हमने इधर लिख दी ना, हाँ लिख तो दी, ठीक है। चलिए आइए, तो चलिए शुरू करते हैं स्प्लिट करना। ये देखिए b है ये, तो करो भाई स्प्लिट करो, करते रहो। तो ये हो गया 2√3 x² - x² - इसको स्प्लिट करो, 2 + 3 x + √3। फिर वही काम क्या करना है, 2√3 x² - 2x, और फिर आपको समझना पड़ेगा ये माइनस यहाँ अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो क्या बना देगा, -3x + √3। अच्छा सुनिए, जैसे 2√3 मिलके 3 बना रहे थे,
बात समझे आपकी नहीं समझे? जैसे यहाँ पर 2√3 ने मिलके 3 बनाया था, वैसे एक 3 को हम 2√3 में भी तो स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहले आप देखिए यहाँ कॉमन क्या है। अभी हम ये मैंने क्यों बोला बता रहा हूँ आगे। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और क्या x। क्यों? क्योंकि देखो दोनों जगह 2 कॉमन है और यहाँ पर 1x है और यहाँ भी तो बेटा 1x है कि नहीं? तो 1x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ देखो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, √3x माइनस, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। 0 मत सोच लेना, पीछे जाओ। मैंने बताया था कि जब आप कॉमन लेते हैं तो असल में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो 2x में 2x से डिवाइड हुआ तो 1 आया ना, जो तुम हटा के 0 रख दो। स्मार्ट हो क्योंकि सब लोग। फिर हमने क्या किया, यहाँ से माइनस क्या कॉमन लिया, √3। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको लग रहा होगा सर ये कैसे? तो देखिए ये 3 है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जैसे कि हम 2√3 को मिला करके एक 3 बना देते हैं। आपको नहीं लगता कि एक √3 में 2√3 होते हैं? यहाँ 2√3 लिखे हुए हैं, तो 2√3 में से एक 3 तो मैं ले ही सकता हूँ ना भाई? नहीं ले सकता? बोलो, ले सकता हूँ कि नहीं? तो √3 जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, देखो 2, ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ आपको 2√3 दिखने चाहिए। दिख रहे हैं कि नहीं? देखो मन की आंखों से, क्या यहाँ पर आपको 2√3 दिख रहे हैं? हाँ दिखने चाहिए। 2√3 में से एक √3 चला गया तो कितना √3 बचा? एक ही √3 बचा। साथ में क्या बचा, x। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि देखो समझो, असल में तुमने कॉमन पता है √3 नहीं लिया, तुमने कॉमन -√3 लिया है। पीछे भी जब तुमने कॉमन लिया था, पीछे भी जब तुम यहाँ कॉमन लेते हो तो तुम यहाँ पूरा +2 कॉमन लेते हो। तो जब आप प्लस के साथ कॉमन लेते हैं तो अंदर के सिंबल में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन जब आप बेटा माइनस के साथ कॉमन लेते हैं, यानी माइनस के डिजिट को कॉमन लेते हैं, तो अंदर के नंबर में चेंज आ जाता है, उसका सिंबल भी माइनस हो जाता है। क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, सर जी क्यों? हर बात में लगाओ क्यों। 11th पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा तुमको हर चीज़ का क्यों। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, कॉमन का मतलब डिवीज़न होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। तो जरा करो +√3 में। देखो मैं स्टेप बदल रहा हूँ थोड़ा सा। प्लस का है, ध्यान दो, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये समझ रहा हूँ कि प्लस के √3 में मैंने माइनस के सॉरी माफ़ करना बेटा, हाँ सही तो है, प्लस के √3 में मैंने माइनस के √3 से डिवाइड किया। कट तो गया प्लस, पर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। इसलिए यहाँ पर माइनस का √3 माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा और ये आंसर आपका इतना हो जाएगा। फिर 2 स्टेप में डिवाइड कर दो। क्या आ गया कॉमन? क्या हुआ कॉमन? √3x -1। ये रूट ना 3 के ऊपर है, हाँ, और यहाँ ब्रैकेट में बचा 2x माइनस का 1, बीच में लगाया मल्टीप्लाई। ये हो गया फैक्टर। इसके बाद भी फैक्टर्स हैं, हमें समझना है, लेकिन बेटा अभी मुझे लगता है कि मैंने आपको फैक्टराइजेशन प्रॉपर समझा दिया। अब इसी सवाल में जुड़ जाएगा, फैक्टराइजेशन के बाद ही जुड़ेगा कि सोचो, अब इसी सवाल को थोड़ा अपने मन से बनाने की कोशिश करो। सवाल कह दे, अब इसमें कितने टाइप के सवाल हो सकते हैं? कह सकता है इसमें एक ही टाइप का बनेगा, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। क्या बोलेगा? फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो अगर वो फैक्टराइज करने को बोलेगा तो आप आराम से कर नहीं लोगे। फैक्टराइज का मतलब क्या? बीच में जो भी प्लस प्लस दिख रहे हैं सबको मुझे ऐसे अरेंज, अच्छा ये भी कह सकते हो यहाँ भी तो प्लस है। अरे भाई मैंने तुम्हें क्या समझाया? मैंने कहा कि बीच में मल्टीप्लाई आना चाहिए। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई के तौर पे उसको दिखा दो। तो ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया ना, इस पूरे को एक टर्म मानो, है ना, इसको पूरा एक टर्म मानो, बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो ये हो गया फैक्टराइज। इधर भी आपने देख लिया फैक्टराइज। अगले स्टेप में चलते हैं। तो जो मैंने कहा फैक्टराइज ऐसे होगा। अब बेटा यहाँ पे आपके लिए सैम्पल प्रॉब्लम टाइप की है, अब आप ये खुद से सॉल्व करेंगे, मैंने लिख के रखी हुई है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, बहुत मेहनत का काम है पढ़ाना। अब आपके RS अग्रवाल की पहली एक्सरसाइज 2A का ये पहला सवाल है, जिसमें से मैंने कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स को निकाला हुआ है।
ताकि वो सही से हम यूज़ कर सकें और उसे सही से हम सॉल्व कर सकें। तो देखो ध्यान देना, पहले हम लोग आप लोग क्या करते हो, आप तड़ से क्वेश्चन देखते हो, खट से सवाल लगाना शुरू। अरे भाई सवाल को समझो तो सही, सवाल के साथ दोस्ती करोगे तो सवाल बड़े आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइंड द जीरोज, क्या फाइंड आउट करना है भैया? जीरोज फाइंड करना है। जीरोज का मतलब क्या हो गया? अल्फ़ा एंड बीटा निकालना है हमको। ठीक है, अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, कोई बात नहीं। और मैंने पीछे आपको बताया था अल्फ़ा एंड बीटा का मतलब, पीछे बताया था कि नहीं बताया था? देखें ज़रा, एक सेकंड रुक जाइए, मुझको दीजिए थोड़ा समय। ओ अच्छा ठीक है, हाँ मैं पीछे नहीं, अभी इसके आगे बताऊंगा। ठीक है, पीछे नहीं आगे बताऊंगा। अल्फ़ा और बीटा निकालना है, अल्फ़ा और बीटा निकालना है हमको। हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे और फिर उसे वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप। तो आपको पता होना चाहिए ये दो टर्म, सुन लीजिए, एक तो जीरोज और एक भैया रिलेशनशिप। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप का मतलब ये पूछ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ ये माइनस बी बाई ए के बराबर है कि नहीं, और अल्फ़ा इंटू बीटा बताओ ये सी बाई ए के बराबर है कि नहीं। बस यही पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए और नॉट। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे ये जानना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए है कि नहीं, तो ध्यान दो, किसी भी इक्वेशन में अगर मुझे रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए प्रूव करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप सोचिए, उसके लिए मेरे पास अल्फ़ा भी होना चाहिए, मेरे पास बीटा भी होना चाहिए, मेरे पास बी भी होना चाहिए, मेरे पास ए भी होना चाहिए। तो अगर मैं इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये इक्वेशन ले ली, चलिए मैं समझाने के लिए अभी ये ले लेता हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे रिलेशनशिप पता करना है, क्या पता करना है? रिलेशनशिप। तो मेरे पास अल्फ़ा भी होना चाहिए एंड बीटा, ये दोनों होने चाहिए, और मेरे पास ए बी सी भी होना चाहिए। तो देखिए ए बी सी तो आप आराम से निकाल लोगे कंपेयर करके। कैसे? यहाँ कॉफिशिएंट क्या है? 1 है, तो ए क्या हो गया? 1। यहाँ कॉफिशिएंट क्या है? बी है, मतलब 3 है, तो बी क्या हो गया? 3। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पे प्लस होता है। क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। तो भाई यहाँ पे माइनस है, तो सी क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अगर हम देखें तो सी बराबर माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10, है ना। ए बी सी तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, पर अल्फ़ा और बीटा ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? अगले स्टेप में मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमसे? हमसे पूछा था भैया फाइंड करो जीरोज़, और फिर वो हमसे कह रहा है कि फाइंड करो रिलेशनशिप। जीरोज़ फाइंड करने का मतलब हो गया, इसको ए मतलब ऑल्सो नोन एज, शॉर्ट फॉर्म है, मेरी शॉर्ट फॉर्म्स की आदत डाली है। 2 वैल्यूज़ ऑफ एक्स। असल में वो ये कहना चाह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा असल में क्या है? असल में वो एक्स की 2 वैल्यूज़ है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर निकलती हैं। आपने क्लास 8th में सॉल्व किया होगा, क्लास 9th में भी सॉल्व किया होगा, और आप जानते हैं मैं भूल जाता हूँ कि मैं 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, दिमाग से उतर जाता है। तो चलिए फिर भी आते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है अल्फ़ा और बीटा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की, तो क्या होगा? इसको सॉल्व करिए, अब स्पीड से करिए, अब बस बहुत हो गया आपका स्लो प्रोसेस, अब नहीं काम करेगा। तो फिर वही काम, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं है 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 1 कितना आया? 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर कर दिए। अब मैं डायरेक्ट वो फैक्टर्स निकालूंगा जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हमको लाना है 5, तो हम क्या करेंगे? 6 इंटू 1 ये करेंगे तो 5 आता है, और 6 माइनस 1 कर दूंगा तो भी 5 आता है। तो मेरे पास ये 6 आया, और 6 इंटू 1 6 आया, लेकिन 6 माइनस 1 करने पर 5 आएगा। पर क्या ये काम करेगा? सोचिए, अगर 6 माइनस 1 5 कर दूंगा, सुन लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये माइनस वाला, एक और नया नियम, जब भी आपको ये माइनस वाला लगाना हो ना, यहाँ पे स्प्लिट करते समय माइनस करना हो, तो यहाँ पे माइनस होना मैंडेटरी है। कहाँ माइनस होना मैंडेटरी है? इसमें माइनस होना मैंडेटरी है। अगर कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस नहीं है तो फिर आप वो फैक्टर नहीं लगा सकते हो जो माइनस में है। क्यों है ऐसा? करके देख लेना, तुमको आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है,
तो अच्छा, इसके अलावा फिर दूसरा तरीका क्या हो गया? अब मान लीजिए ये काम नहीं कर रहा है, तो और कौन सा तरीका है काम करने का? तो अगला है 2 × 3। अब बेटा आप खुद देख लिए, 2 + 3 कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। 2 + 3 करूँगा तो मेरा 5 आ जाएगा। 2 + 3 करूँगा तो अरे भाई 2 + 3 = 5। तो चलिए स्प्लिट करिए भैया। x² प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस ब्रैकेट में x प्लस का 6, ये मैंने स्प्लिट कर दिया। फिर वही काम x² प्लस 2x प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 6 स्प्लिट कर दो, क्या आ जाएगा? x कॉमन ले लिया, x ले लिया कॉमन, x प्लस 2 आ गया, प्लस का 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 आ गया। फिर देखो, फिर दो स्टेप्स हैं। फिर हम क्या ले सकते हैं? फिर हम कर सकते हैं x प्लस 2 कॉमन। हमने क्या किया? फिर से x प्लस 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया x प्लस 3 कॉमन, बीच में हो गया डॉट। अब अगर मुझे x की वैल्यूज़ निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, तो जब मैं x की वैल्यूज़ निकालूंगा तो बेटा इसको सॉल्व करने का फिर अलग तरीका हो जाएगा। उसमें मुझे इस पूरे को अभी ये क्यों 0 करना पड़ेगा मैं वो भी बताऊंगा। तो मेरे को ज़ीरोज़ निकाले ना, हाँ, तो इस पूरे को = 0 करना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू निकालनी है मुझे इसको 0 के इक्वल मानना पड़ेगा, ठीक है, तब x की वैल्यू आएगी। तो 0 = 0 = 0 = 0 = 0। अब ध्यान देना, तुम खुद सोचो, ज़रा सोचो किन्हीं दो, अब ये मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखूँ, 1 2 3 4 5 XYZ व्हाटएवर, आप सोचो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू मैं रखूँ x के लिए कि जब मैं इसको सॉल्व करूँ और इससे मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 0 आ जाए। तो खुद सोचो, अगर मैं इसको 0 बना दूँ, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, 0 लिख दूँ, 0 × x + 3, तो भाई खुद ही आंसर 0 हो जाएगा। इतना कॉमन सेंस समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये ऊपर तक, हाँ ठीक है, हाँ जी। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि इफ़, क्या माना मैंने भाई, मैंने क्या बताया अभी आपको, या तो मैं इसको 0 कर दूँ, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और फिर इसको 0 करके मैं x + 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यही तो बात है। तो मैंने क्या किया, इसके लिए इफ़ x + 2 = 0, अगर ये मैं मान के चलूँ कि x + 2 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब आप -2 इसमें रख के देख लो, इस x की जगह -2 रखो, -2 + 2 हो गया 0, -2 + 2 हो गया 0, और 0 को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसलिए x की वैल्यू -2, क्या आएगी x की वैल्यू, -2। x की एक वैल्यू हो गई। अच्छा, दूसरा भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो हमने इसको 0 कर दिया, पर एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि ये वही रहे, यानी ये x + 2 ही रहे और ये भाई साहब 0 हो जाए इनटू में, क्योंकि बीच में तो इनटू लगा है ना, 0 हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों कंडीशंस पॉसिबल है, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, इफ़ x + 3 = 0। सुन लो जी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के फिर, ठीक है। ये रहा x + 3 और ये हो गई हमारी अगली वैल्यू, ठीक है। दो वैल्यूज़ x की आ गई। अब बेटा इसी को बोलते हैं अल्फ़ा और इसी को बोलते हैं बीटा, किसी को भी कुछ भी बुला सकते हो आप चाहो इसको क्या कहते हैं, बीटा बोल दो, उसको अल्फ़ा बोल दो, ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। इसी को हम अल्फ़ा बोल देंगे, इसी को हम बीटा बोल देंगे। तो देखिए 2 वैल्यूज़ ऑफ x निकालना है, यही तो बोल रहा था हमारा क्वेश्चन। हम कहाँ से चले थे, ज़रा सोचिए। रिदम बिगड़ गया हो तो एक बार बनवा देता हूँ रिदम वापस से। तो वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे को x की 2 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी।
तो मैंने x की दो वैल्यूज़ निकाल ली, जिसमें अल्फ़ा बराबर मैं मान लेता हूँ -2 आ गया और बीटा बराबर -3 आ गया। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई कि नहीं आ गई? अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को मैं अल्फ़ा और बीटा की जगह रख दूँगा। वो यही तो बोल रहा है कि हमें क्या करना है भाई। हमारे पास ABC है, हमारे पास इस इक्वेशन का ABC है, ठीक है, पर हमारे पास क्या नहीं था? हमारे पास अल्फ़ा बीटा नहीं था। तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, रुक जाना है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन का a है, a बराबर कितना है 1, ध्यान दीजिएगा, a बराबर है 1, b बराबर कितना है 5 और c बराबर कितना है हमारे पास है c बराबर 6। क्या है बेटा? c इक्वल्स टू 6 है हमारे पास। वी हैव दीज कोफिशिएंट्स। हमारे पास अल्फ़ा बीटा नहीं था, हमने अल्फ़ा बीटा भी निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, बस धड़ाधड़ रखिए। वहाँ से देखिए क्या है अल्फ़ा, गौर से देखिए। अगर देखें तो अल्फ़ा क्या है -2। अभी चेक कर सकते हैं, मतलब इसी में आपको बहुत सारा ऐसा लग रहा होगा कि आगे चेक करें, देखते हैं, रुकिए आगे क्या लिखा है मैंने। अच्छा ये मैंने उसको वहीं सॉल्व कर दिया, बट कोई नहीं, उस पूरे स्टेप को आप यहीं पे इमेजिन कर लीजिएगा। क्या है ना, भावनाओं में बह जाता हूँ मैं। तो इसको सॉल्व किया, x की दो वैल्यूज़ आई, यही वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा कहलाएंगी। ओके, अब इसी अल्फ़ा बीटा को यहाँ रख के सेटिस्फाई करके देखो। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। चलो करके देखो ज़रा। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो हमारा क्या आया था, ध्यान देना, a बराबर आया था 1, b बराबर था 5 और c इक्वल्स टू था 6। और अल्फ़ा था हमारा -2 और बेटा बीटा क्या था हमारा -3। यही था शायद, है ना, कुछ और था, हाँ ठीक है, बीटा -3 था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप प्रूव करना है। तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप प्रूव करने की, रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो क्या बोल रहा है रिलेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। समझिएगा b की वैल्यू अलग है, तो चलिए रखिए, अल्फ़ा कितना है -2 प्लस -3 इक्वल्स टू माइनस, ये क्वेश्चन का है, और b है तुम्हारा 5 और a है तुम्हारा 1। ध्यान दे लो, इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा -5 और इसको भी सॉल्व करोगे आ जाएगा -5। ये LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं हो गया? हो गया रिलेशन। ये रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हो। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या था, c/a। अब देख लो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है -2, तो यहाँ हो गया -2 इंटू बीटा है -3 हो गया। c है 6, a है 1। c क्या है 6 है, a क्या है 1 है, रख दिया हमने। तो क्या हो गया 6 इक्वल्स टू 6। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। बस यही तो था, यही तो करना था। दोनों स्टेप्स में हमने करके दे दिया भाई सवाल, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसी प्रोसेस को अगर हम देखें, समझ गए ना भाई। यहाँ फैक्टराइज किया, x अल्फ़ा और बीटा यानी x की दो वैल्यूज़ निकाली, उन्हीं वैल्यूज़ को अल्फ़ा और बीटा कहते हैं, और उन्हीं वैल्यूज़ को पुट कर दिया यहाँ इक्वेशन में, तो सॉल्व हो गया। अब ये मैंने तुम्हें लिंक करके बताया। अब इसको सॉल्व करते समय कैसे करोगे, हाउ टू लेट्स फाइंड ज़ीरोज़। तो भैया हम क्या करेंगे, अब सोल्यूशन का मेथड क्या है, वो तो मैंने तुमको एक मेथड बता दिया जिसके थ्रू सॉल्व होता है, पूरा पीछे का बैकग्राउंड बताया। अब मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो अगर मुझे सॉल्व करना है इसी इक्वेशन को, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि मान लीजिए एक इक्वेशन आपकी पीछे जो दी थी वही वाली इक्वेशन है ये, x² + 5x + 6 इक्वल्स टू 0। पहले में आप जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे शायद दिया है मैंने, हाँ। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करना है तो पहली बात तो हमने माना या तो इसको पॉलिनॉमियल px का मतलब हो गया पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ x, और fx का मतलब क्या हो गया, पॉलिनॉमियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, टू फाइंड ज़ीरोज़, हमें px को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के। तो हम पीछे किया था ना भाई, इक्वल 0, बाद में लास्ट में, है ना। तो हमने किया x 0,
पीछे मैं पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ, तो लास्ट में जब आप इसको सॉल्व कर लोगे फिर वही काम होगा। देखो 3 × 2, 3 + 2 करने पे 5 आया पीछे। जब आप इसको फाइनली सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? आपका आंसर आ जाएगा x + 2 × x + 3। पीछे करवाया है, पीछे जाइए, सब आपको दिख जाएगा, ये इसका एक स्टेप। फिर वही काम किया हमने जो हमने किया था। तो जब हमने क्या माना था, इनमें से कोई एक ज़ीरो होगा, तो अगर मैं इसको ज़ीरो मानता हूँ तो क्या हो जाएगा? इफ़ x + 2 = 0 तो x = -2, और यही तो है अल्फ़ा, यही तो है अल्फ़ा। ठीक, फिर वही काम, इफ़ x + 3, भाई दोनों में से कोई एक ज़ीरो, एक बार आपने इसको ज़ीरो मान लिया और एक बार पीछे बताया है बेटा, बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, सब जो है कहेंगे कि क्या कहते हैं, बार बार आप उतने में ही फंस जा रहे हो। आप पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे रिमाइंड कीजिए, मैंने बहुत अच्छे से लिंक किया है। x + 3 = हो गया 0, x = हो गया -3, और ये आपका आंसर आ गया, और यही है आपका बीटा। तो क्या मेरे पास ए बी सी और बीटा आ गया है? तो हाँ, तो अल्फ़ा बीटा हो गया। इसमें आप समझ गए ना, ए बी सी और बीटा आ गया है। तो ए बी सी मैंने पीछे निकलवा दिया था, बीटा तो सॉल्व करने का प्रोसेस ये होगा, ये हो गया। अच्छा मान लीजिए इसको सॉल्व कर दिया, बता देता हूँ अब इसमें। तो अब आपके पास फिर वही काम है, क्या है? इक्वेशन ए कितना है? ए कितना है? 1 है। वही काम बी कितना है? 5 है। उसके जस्ट आगे आप ये वाला स्टेप फॉलो कर देंगे, उसके जस्ट आगे आप ये वाला स्टेप कर देंगे सीधे, जो प्रोसेस बताया उसके आगे ए बी सी लिखना है, फिर रिलेशन प्रूव करना है, बस हेंस प्रूव्ड। LHS = RHS, LHS = RHS, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बच्चे सवाल दिए हैं कुछ करने के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसे करेंगे। ठीक है, ज़ीरोज़ फाइंड करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करना है, ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं, ये आप करेंगे, आपके लिए हैं। सो आज के लिए इतना ही, और इस जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है कल थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, और देखते रहिए स्टूडेंट्स डेस्क। आपको लगातार इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे, कि इनसाइट्स मिलते रहेंगे। यहाँ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है कि ये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एस्पिरेंट्स डेस्क और प्रशांत तिवारी दोनों सेम हैं। धीरे धीरे करके आपको इसमें इन्फॉर्मेशन आने लगेगी। एस्पिरेंट्स डेस्क से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देता रहूँगा। ठीक है, लोगो बदल गया है, अब ये लोगो हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। ओके।